हाँ तो बच्चों, ये है हमारी हिंदी व्याकरण। पुस्तक का नाम है हिंदी व्याकरण दीपिका। ये है सैवी पब्लिकेशन की भाग 4, कक्षा 4 के लिए आर्मी एडिशन की है। तो आज से हम अपनी हिंदी व्याकरण ही पढ़ेंगे। हमने इससे पहले 4 पाठ किए हुए थे अपने पाठ्यपुस्तक के। हमारे पाठ्यपुस्तक का नाम है खुलते पंख भाग 4। तो आज से हम अपने व्याकरण के कुछ पाठ करेंगे। तो ये हमारी हिंदी व्याकरण है। मैं इसको व्हाट्सएप पे बुक का PDF फॉर्म आपको भेज दूंगा, और पढ़ते समय जिनके पास बुक नहीं है वो इसका यूज़ कर सकेंगे। तो चलते हैं अपने व्याकरण पुस्तक पे। तो ये सैवी पब्लिकेशन की हिंदी व्याकरण है, भाग 4। भाग 4 कक्षा 4 के लिए है। अब आगे चलते हैं। विषय सूची कौन कौन से पाठ हैं? तो पहला है गीत, दूसरा है बूझो तो जाने। बच्चों ये है पहेली, बूझो तो जाने पहेली है। पहला है गीत, जो हमें पेड़ों के महत्व के बारे में बताता है तथा हमें पेड़ों की रक्षा करने के लिए प्रेरित करता है। फिर तीसरे पाठ पे हम लोग देखेंगे भाषा, व्याकरण और लिपि। तो यहाँ से हमारी व्याकरण शुरू होगी। तो हम लोग आगे चलते हैं धीरे धीरे। पहला पाठ है गीत। पहले पाठ में गीत दिया हुआ है, इसका हम गायन करेंगे और इसका भावार्थ भी बताएंगे आपको। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, इस धरती को स्वर्ग बनाएं। वृक्ष हमें जीवन देते हैं, कभी स्वयं फैलना खाते हैं। आतप वर्षा सब सहते हैं और प्रदूषण को हरते हैं। सदा करें हम इनकी रक्षा, हम भी अपना धर्म निभाएं। तो ये गीत हमें पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि पेड़ लगाने से ही हमारी धरती स्वर्ग की तरह सुंदर हो सकती है। तो इसमें चित्र में भी जैसा दिखाया है, सब बच्चे मिलके पेड़ लगा रहे हैं। पेड़ हम लोग क्यों लगाएं बच्चों? क्योंकि ये सबको जीवन देते हैं, न केवल मनुष्य, सभी जीव जंतुओं को जीवन देते हैं। ये स्वार्थी नहीं होते, इनके फल दूसरों के लिए होते हैं। ये कभी अपना फल तक नहीं खाते हैं और एक ही जगह पे जीवन भर खड़े रह के सूरज का ताप और वर्षा सहन करते हैं और प्रदूषण को हरते हैं। प्रदूषण का हरना मतलब चुरा लेना। तो ये पृथ्वी से प्रदूषण को हटा देते हैं, चुरा लेते हैं तथा पृथ्वी को प्रदूषण मुक्त रखते हैं। तो हमारा क्या फ़र्ज़ है बच्चों? हमारा धर्म यही है कि हम पेड़ पौधों की रक्षा करें, क्योंकि इनका महत्व सब जीवों के लिए, सबके लिए आवश्यक है। आगे चलते हैं। तो ये था हमारा पहला पाठ। इस गीत के माध्यम से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। और क्यों लगाने चाहिए? क्योंकि ये बड़े काम के हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। ये हमें जीवन देते हैं। कैसे? ये फल देते हैं, फूल देते हैं और प्रदूषण को भी हर लेते हैं, कम कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो इस
गीत के माध्यम से हम जान गए कि हमारा धर्म है कि हम भी पेड़ पौधों की रक्षा करें, इनको कटने न दें। अगर कोई काटता है तो उसको मना करें, उसको समझाएं, उसको भी इसका महत्व बताएं, पेड़ों का महत्व बताएं। क्योंकि जब किसी को भी पेड़ों का महत्व पता चलेगा तो वो जागरूक हो जाएगा और पेड़ नहीं काटेगा। तो ये हमारा यही धर्म है कि इनकी रक्षा करें और उनको कटने से बचाएं। और हमें क्या लगाने चाहिए? पेड़ पौधे लगाते रहने चाहिए। अब हम लोग पहुँचे भी दूसरे वाले पे। दूसरा क्या है? पहेलियाँ हैं, नाम है बूझो तो जाने। एक लाठी ऐसी जो रस से भरी, जाड़े की ऋतु में खेत में सीधी खड़ी। तो ये है ईख। साथ में चित्र भी दिया हुआ है, बहुत आसान है। तो ये रस से भरी होती है ईख, हम सब जानते हैं। इसमें रस होता है और जाड़े के सर्दियों के मौसम में ये खेतों में सीधी खड़ी रहती है। अगले पे चलते हैं, बहुत ही आसान है। चिड़ियों के उठने से पहले जो जल्दी उठ जाता है, नाम बताओ तुम उसका जो खेत में अन्न उगाता है। तो ये है किसान। ये चिड़ियों के जगने से पहले चले जाता है क्योंकि दिन निकलने पे गर्मी हो जाएगी, काम करने में परेशानी होगी। तो ये चिड़ियों से भी पहले उठता है और इसका क्या काम है? अन्न उगाना। बिना अन्न के कोई मनुष्य या जीव जंतु को खाना नहीं मिलेगा। तो ये था किसान। अब हम आगे चलते हैं। टिक टिक करके चलती रहती, रुको ना यह सिखलाती है। कल का काम आज ही कर लो, बच्चों तुम्हें बताती है। तो ये घड़ी है, लगातार चलती रहती है और जब चलती है तो आवाज़ कैसी आती है? टिक टिक करके। और एक तरह से ये लोगों को प्रेरित करती है कि मेरी तरह तुम्हें भी लगातार अपने काम समय पे करने हैं और अगर हो सके तो कल का काम भी आज ही कर लो। ये है घड़ी की सीख। तो ये घड़ी ही है, सामने चित्र भी बना हुआ है, बहुत ही आसान है। ये पहेली पूछने में भी बहुत आसान है। अब आगे चलते हैं। चित्र देखकर सामने लिखे शब्द पढ़ो, जो शब्द चित्र से मेल नहीं खाता है उस पर क्रॉस का चिन्ह लगाओ। तो जो चित्र से मेल नहीं खाता है उसको हमको क्रॉस का निशान लगाना है। पहला वाला है प्रकाश, हरा, धूप, ठंडक, किरण, छाया। तो बच्चों, सूर्य में हमें प्रकाश मिलता है, हरा तो नहीं मिलता कोई चीज़, धूप मिलती है, ठंडक गलत है, ठंडक नहीं होती, किरण मिलती है, सूर्य की किरणें निकलती हैं, छाया। तो इसमें गलत कौन कौन से हैं? हरा वाला गलत है, ठंडक गलत है और छाया गलत है। तो तीनों चीज़ें गलत हैं। तो हमारा कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं? प्रकाश मिलता है सूर्य से, धूप मिलती है, किरण होती है। तो ये था सही उत्तर। आगे चलते हैं। पेड़, पेड़ है, पेड़ से छाया मिलती है, फल मिलता है, रोशनी नहीं मिलती, रोशनी तो सूर्य से मिलती है, फूल मिलता है, दवाई मिलती है, लकड़ी मिलती है। तो इसमें क्या गलत है? इसमें रोशनी गलत है। तो हम लोग चलते हैं, रोशनी को क्रॉस करते हैं।
फिर से एक बार देखते हैं। पेड़ हमें छाया देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, लकड़ी देते हैं, रोशनी नहीं देते। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है युद्ध का मैदान। ये सैनिक हमें कहाँ मिलेगा? युद्ध के मैदान में, सही है। सैनिक दुश्मन से मुकाबला करेगा, ये भी सही है। सैनिक के पास बंदूक होती है, दिख भी रहा है, ये भी सही है। और ये सैनिक अपना फर्ज निभा रहा है, घर पे नहीं है, ये युद्ध के मैदान में मिलेगा। तो ये घर वाला सही नहीं है। छाया नहीं देता सैनिक, पेड़ देता है, मुकाबला करता है, दुश्मनों के साथ मुकाबला करता है। तो हमारा कौन सा गलत है इसमें गलत है घर और छाया। घर को हमने क्यों गलत किया बच्चों? क्योंकि ये सैनिक जो है अपनी यूनिफॉर्म में है, वर्दी में है, दिख ही रहा है, इसके पास हथियार भी है, तो ये अपनी ड्यूटी पे है, इसीलिए हमने इसको घर को क्रॉस किया हुआ है। और छाया पेड़ देते हैं, सैनिक नहीं देते हैं। तो कारण हमने बता दिया। तो युद्ध का मैदान सही है, दुश्मन से मुकाबला करता है, ये भी सही है। सैनिक के पास बंदूक होती है, यह भी सही है। और ये मुकाबला करता है, ये भी सही है। घर और छाया गलत है। अगले पे चलते हैं। अगला पाठ है हमारा भाषा, व्याकरण और लिपि। भाषा, व्याकरण और लिपि। तो बच्चों, ये हमारा तीसरा पाठ है। तो ये भाषा क्या चीज़ होती है? रमन, पानी दो बेटा, प्यास लगी है, अभी लाया दादाजी। तो ऊपर के वाक्यों में दादाजी व रमन बोलकर बातें कर रहे हैं। तो भाषा हम लोग बोल के कर सकते हैं। भाषा का एक रूप होता है मौखिक, जिसमें हम बोल के अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। उसी तरह एक दूसरा रूप होता है मौसी, 1 मई से मेरे विद्यालय में अवकाश है, रमा को दिल्ली भेज दो। शीला बेटी, रमा के स्कूल 15 मई से बंद होंगे, वह तब आएगी। तो दूसरा भाषा का तरीका होता है पत्र, लिखकर। हम लोग लिखकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसे ये लड़की जिसका नाम शीला है, उसने अपने मौसी को पत्र लिखकर बताया कि आप अपनी बेटी रमा को दिल्ली भेज दो। लेकिन उनके मौसी ने कहा कि रमा के स्कूल तो 15 मई को बंद होंगे। तो ये जो विचार थे एक दूसरे को उन्होंने कैसे प्रकट किए? ये प्रकट किए थे किसके माध्यम से? लिखित। तो भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक मुंह से बोलकर, लिखित लिखकर, लिखा हुआ रूप। तो ये है भाषा। तो हम अपने मन की बात बोलकर या लिखकर दूसरों को बताते हैं और दूसरे के मन की बात सुनकर या पढ़कर समझाते हैं। ठीक है? तो हम लोग भाषा कैसे
अपने मन के विचार कैसे प्रकट करते हैं, बोलकर या लिखकर, और दूसरों की बात कैसे सुनते हैं, समझते हैं, सुनकर या पढ़कर। तो परिभाषा पे आते हैं बच्चों। तो आज आपको परिभाषा लिखनी है भाषा की, या फिर ये प्रश्न लिख दो, भाषा किसे कहते हैं। दोनों का उत्तर एक ही है, भाषा की परिभाषा लिखो या भाषा किसे कहते हैं। मन की बात, भाव को प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। मन की बात क्या होते हैं? भाव जो मन में उमड़ते हैं, उसको प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। तो ये भाषा की परिभाषा है। तो हम बुक की ही परिभाषा लिखेंगे। कुछ बच्चे क्लास 6, 7 या बड़ी क्लासों का लिखते हैं परिभाषा। हमें परिभाषा जब लिखनी है अपने ही व्याकरण से लिखनी है। तो आ जाते हैं। तो हमने जाना कि भाषा मन के बात को प्रकट करने का साधन है, और ये 2 रूपों से किया जा सकता है। पहला है मौखिक, मतलब बोल के। दूसरा है लिखित। कुछ किताबों में सांकेतिक भाषा तीसरा रूप भी होता है, लेकिन मुख्यतः भाषा के 2 ही रूप होते हैं। क्योंकि सांकेतिक जो भाषा होती है, जो इशारों में हम लोग करते हैं, पास बुलाने के लिए उंगलियां हिलाते हैं अपनी तरफ, तो ये सब सांकेतिक भाषा है। ये मुख्य रूप में नहीं है। काफ़ी 1% से भी कम हम इसका प्रयोग करते हैं दिन में। तो काफ़ी कम प्रयोग करने के कारण इसको हम भाषा के मुख्यतः 2 ही रूप माने जाते हैं, मौखिक और लिखित। जो सांकेतिक भाषा है उसको मुख्य रूप में नहीं गिना जाता, उसका प्रयोग काफ़ी कम होता है, इसीलिए हमारे पुस्तक में भी वो नहीं दिया हुआ है। तो हम जान गए कि भाषा के 2 रूप होते हैं, एक मौखिक जो बोलकर प्रकट करने का साधन है, और लिखित जो लिखा हुआ रूप होता है, जैसे पत्र, जैसे समाचार पत्र। हम खबरें कैसे हैं, लिखित रूप में जो खबरें आती हैं उसको पढ़ते हैं। तो हमारे पास खबरें कैसे पहुंची समाचार पत्र के द्वारा? लिखित रूप में पहुंची। और अगर हम दूरदर्शन पे या टीवी पे देखते हैं तो हम लोग सुनते हैं, और खबरें हमें पता चलती हैं। तो मौखिक और लिखित रूप हो गए। अब आगे चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, भाषा की कितने रूप होते हैं? तो उत्तर है, भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला मौखिक, मुँह से बोलकर। दूसरा लिखित, लिखा हुआ। तो बच्चों, आपको एक व्याकरण की कॉपी बनानी है, नोटबुक। जिसके पास बुक है वो बुक में भी कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन इस समय बुक बहुत कम बच्चों के पास है, तो सब एक नोटबुक बनाएंगे, उसमें ये व्याकरण के सारे प्रश्न करते जाएंगे, जैसे जैसे मैं करवाते जाऊंगा उसको। तो आज का क्या काम था? अभी तक हमने देखा कि आज हमने पहले 2 पाठ तो बहुत आसान थे। एक गीत था, उसको कुछ नहीं करना है, उसको बस याद करना। दूसरा है हमारा बूझो तो जाने, ये काफ़ी आसान पहेली थी जो हमने कर ली। इसको भी कॉपी पे नहीं करना है। जिन बच्चों के पास बुक है उस पर क्रॉस करने वाला था वो बुक में ही कर लेंगे। और जो तीसरा पाठ है हमारा, भाषा, व्याकरण व लिपि, इसको हमको नोटबुक में भी करना है, खासकर परिभाषाएं। तो आ जाते हैं हम लोग भारत की भाषाएं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा, हिंदी राष्ट्रभाषा क्यों है? इसका क्या कारण है? हमने किसी और भाषा को क्यों नहीं राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया?
असल में भारत के बड़े भूभाग पे हिंदी बोली और समझी जाती है। हिंदी कहाँ कहाँ बोली जाती है बच्चों? हरियाणा में, राजस्थान में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, ये हिंदी भाषी क्षेत्र है। इसके अलावा भी देश में हिंदी बोली जाती है और समझी जाती है। सबसे बड़ा उदाहरण है इसका हिंदी फिल्में। महाराष्ट्र में अधिकतर देश की सभी हिंदी फिल्में बनती हैं और इसको पूरे देश में देखा जाता है और पसंद किया जाता है। तो देश के बहुत बड़े भूभाग पे बहुत सारे लोग हिंदी भाषा या तो बोलते हैं या तो समझते हैं। तो इस कारण हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। अब आगे चलते हैं। भारत एक बड़ा देश है, यहाँ हर राज्य में अलग अलग भाषा बोली जाती हैं। तो कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं देखते हैं। पहला है पंजाब, भाषा है पंजाबी। कर्नाटक, भाषा है कन्नड़। पश्चिम बंगाल, भाषा है बंगाली या बांग्ला भाषा बोलते हैं या फिर बंगाली। कश्मीर में कश्मीरी। तमिलनाडु में तमिल। उड़ीसा में उड़िया। गुजरात में गुजराती। महाराष्ट्र में मराठी। केरल में मलयालम। उत्तर प्रदेश में हिंदी। तो ये कुछ राज्यों के नाम थे जहाँ मुख्यतः ये भाषाएं बोली जाती हैं। तो कहीं ये मत समझ लेना कि जो पंजाब में रहता है सब पंजाबी ही बोलते हैं। व्यक्ति एक से अधिक भाषा का ज्ञानी हो सकता है और पंजाब में रहने वाले जरूरी नहीं कि सभी पंजाबी ही बोलते हों। तो मुख्यतः पंजाबी बोली जाती है पंजाब में। तो ये भाषा क्या होती है बच्चों? भाषा का अपना व्याकरण होता है। भाषा का अपना व्याकरण होता है तथा ये भाषा को शुद्ध बनाए रखता है, उसका सही प्रयोग सिखाता है। कौन? व्याकरण। अगर व्याकरण नहीं होगा तो भाषा का शुद्ध रूप नहीं रहेगा और वह बोली बन जाएगी। अब बोली और भाषा में अंतर क्या होता है हम लोग ये समझ लेते हैं कि बोली और भाषा, इसमें अंतर क्या है। जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश में और पश्चिमी बिहार में भोजपुरी बोली जाती है। भोजपुरी भाषा नहीं है, बोली है। कारण इसका व्याकरण नहीं है। इसको बोलने वाले करीब 20 करोड़ लोग हैं, लेकिन इसको भाषा का दर्जा नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि इसमें एक रूपता नहीं है। एक रूपता का क्या अर्थ होता है कि इसको किसी भी तरह से बोली जा सकती है। इसका हम लोग सही प्रयोग कुछ दूरी पे जाने पे ये बोली अलग अलग तरह से बोली जाती है। जैसे गाजीपुर में जाएंगे तो वहाँ की भोजपुरी कुछ अलग होगी, बनारस की भोजपुरी अलग है, इलाहाबाद की भोजपुरी अलग है। तो ये अलग क्यों होगी? क्योंकि इसका व्याकरण नहीं है। जो जैसे बोलता है उसको मान लिया जाता है, कोई उसको अशुद्ध रूप नहीं बोलता है। तो इस कारण इसको भाषा का दर्जा नहीं मिला। भाषा का दर्जा तभी मिलता है जब उसका अपना व्याकरण हो। व्याकरण वह शास्त्र होता है जो भाषा का सही प्रयोग सिखाता है, उसकी अशुद्धियों को दूर करता है। तो ये आज हमने देखा भाषा किसे कहते हैं और व्याकरण।
तो पाठ में देखते हैं। व्याकरण अशुद्ध है। यह पुस्तक, यह मेरी पुस्तक है। तो अशुद्ध रूप है, यह मेरी पुस्तक है। पुस्तक में छोटा ऊ की मात्रा होनी चाहिए, तो ये अशुद्धि थी, तो ये वर्तनी की अशुद्धि थी। तो ये व्याकरण से हमें पता चला। ये कैसे पता चला कि वर्तनी की अशुद्धि थी? ये हमें व्याकरण से पता चला। अगले पे चलते हैं। आकाश में चिड़िया उड़ती है, ये भी वर्तनी की है। आकाश में चिड़िया उड़ती है, माताजी आ गए, ये भी, ये गलत है। आ गए ये वचन की अशुद्धि है। माताजी एक है, इसीलिए गई होना चाहिए, गए नहीं। गए बहुवचन में प्रयोग होता है। मेरे को गेंद चाहिए, ये सबसे आम गलती है जो बड़े और बच्चे दोनों ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें दूसरा वाला समझ तो जाता है कि क्या बोला जा रहा है, लेकिन ये हिंदी व्याकरण के हिसाब से यह गलत है। मेरे को कोई चीज़ नहीं होता, मेरे को की जगह मुझे होना चाहिए था। मेरे को यह चाहिए, यह गलत है, मुझे यह चाहिए होना चाहिए। तो ये हमें कैसे पता चला बच्चों? ये पता चला हमें व्याकरण से। व्याकरण से ही हमें किसी भाषा का सही ज्ञान होता है। तो क्या इसमें दिखा रखा है? देखो, पुस्तक तथा आकाश शब्द अशुद्ध हैं, इनकी वर्तनी गलत है, तो ये अशुद्ध है। माताजी आ गए और मेरे को गेंद चाहिए, ये वाक्य अशुद्ध है। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। तो ये सब व्याकरण के द्वारा ही हमें पता चलता है कि ये वाक्य गलत है, ये शब्द गलत है। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या जाना? आज हमने जाना भाषा के बारे में। भाषा किसे कहते हैं, भाषा की परिभाषा। तो आज आपको क्या क्या चीज़ लिखना है बच्चों? भाषा की परिभाषा, भाषा के कितने रूप हैं? 2 रूप हैं, मौखिक, लिखित, और तीसरा है व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। तो ये 3 चीज़ें आज हमको पता चली जो हमें अपने नोटबुक में भी करनी है। पहला है भाषा की परिभाषा या फिर भाषा किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है भाषा के 2 रूप कौन कौन से हैं। और तीसरा है व्याकरण किसे कहते हैं या व्याकरण की परिभाषा क्या है। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। तो ये था आज का हमारा काम। आज हमने ये भी जाना कि भाषा और बोली में क्या अंतर है। क्या अंतर है? भाषा का अपना व्याकरण होता है, बोली का व्याकरण नहीं होता। इस कारण से बोली की एक रूपता नहीं बनी रहती है। अलग अलग क्षेत्रों में जाने पे अलग अलग तरह की बोली मिलेगी, लेकिन भाषा सब जगह, चाहे किसी भी देश में बोली जाए, किसी भी राज्य में बोली जाए, किसी भी ज़िले में बोली जाए, एक होगी, क्योंकि उसका अपना व्याकरण होता है। वो अशुद्धि को दूर करता है, वह भाषा का सही प्रयोग सिखाता है। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। तो आपको ये परिभाषाएं नोटबुक में लिख लेनी है।
भाषा की परिभाषा, भाषा के दो रूप और व्याकरण की परिभाषा, ये आपको लिख लेना है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।